हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आता ही है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। अब जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि सर्वांग सम होते हैं या फिर समरूप होते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक चीज यहाँ पे आएगी। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखो, सभी व्रत की बात हुई है तो दुनिया में कई व्रत बड़े होंगे, कई व्रत छोटे होंगे, कई और छोटे होंगे, कई इससे भी बड़े होंगे। तो इन्होंने बोला है सभी व्रत, तो सभी व्रत सर्वांग सम तो हो नहीं सकते, क्योंकि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि जिस साइज का ये है दुनिया में सभी व्रत इसी साइज के होते हैं। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, कोई छोटा व्रत भी होगा, कोई बड़ा व्रत भी होगा, कोई उससे छोटा भी होगा, लेकिन दिखने में सब एक से होंगे। भले ही इनके आकार अलग अलग हैं लेकिन दिखने में सभी व्रत हैं। तो इन्होंने पूछा कि सभी व्रत कैसे होते हैं, तो सर्वांग सम तो हम कभी नहीं भर सकते, क्योंकि सर्वांग सम तो इसका मतलब है कि सभी व्रत एक से होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो समरूप होते हैं, सभी व्रत दिखने में एक जैसे होते हैं। तो हम यहाँ पे जो भरेंगे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, समरूप। तो हम यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। ये अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको अच्छे से कर लेना, समरूप इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। अब सभी शब्द जब भी आए तो दुनिया में हर चीज एक नाप की नहीं हो सकती, यानी वो सर्वांग सम नहीं हो सकती। तो इसमें भी आप क्या भर दोगे, इसमें भी आप बड़े आराम से क्या भर सकते हो, समरूप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सभी शब्द जब भी सभी आ जाए ना तो सभी चीजें एक समान नाप की नहीं हो सकती, केवल वो दिखने में एक जैसी हो सकती हैं। जैसे सभी वर्ग दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन कोई छोटा वर्ग होता है, कोई बड़ा वर्ग होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे समरूप भरेंगे। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम का मतलब होता है कि एक सी साइज हो बिल्कुल, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, दुनिया में हर प्रकार के वर्ग हैं। अगला देखो, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि सभी प्रकार के ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, देखो इसको अच्छे से समझ लेना, समद्विबाहु या फिर समबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं तो समान होती हैं लेकिन तीसरी भुजा भिन्न होती है। ये दोनों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं बिल्कुल समान होती हैं, जितनी की ये रहेगी उतनी की ये रहेगी, उतनी की ये रहेगी, आपको पता है ना। लेकिन इन्होंने पूछा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो, अगर हम अलग अलग प्रकार के समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो इसकी दो भुजाएं समान है। अगर मैंने इस तरीके से बना दिया, ये देखो, तो इसकी ये दो भुजाएं समान हो जाएंगी, ये तीसरी असमान हो जाएगी। तो दो भुजाएं समान है, इसका मतलब दो कोण तो समान हो जाएंगे, लेकिन तीसरे कोण का हम बता नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना। तो भुजाएं, इनके संगत कोण हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन समबाहु त्रिभुज का तो निश्चित है ना कि 60-60 होता है। मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियो में कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे सबसे सटीक कौन रहेगा, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दुनिया के सभी समबाहु त्रिभुज, सभी कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समद्विबाहु में तो दिक्कत है, क्योंकि दो ही भुजाएं समान हैं, तीनों होनी चाहिए। तो क्योंकि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं अनुपातिक हो, ये समरूपता की शर्त होती है। आपको ये शर्त पता होनी चाहिए, कौन सी, समरूपता की, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं कैसी हो, अनुपातिक हो। तो ये आपके सामने यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हैं, समरूप हो गए। तो समरूपता की शर्त अभी तो मैंने बताया कि उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बिल्कुल समरूपता की शर्तें याद रख लो, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो। तो ये तो आप आसानी से कर पाओगे, समानुपाती हो। तो बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों के
दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियाँ और दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो पहला हम हेडिंग डाल देते हैं और समरूप आकृतियाँ हमें बतानी है। तो बना देते हैं हम यहाँ पे समरूप आकृतियाँ। कैसे बनाएंगे? देखो, जैसे हमने एक वर्ग बनाया, अब चूंकि हमें समरूप बनाना है तो वर्ग छोटा वर्ग बना देते हैं ताकि दिखने में एक जैसे हो। ये देखो, तो ये है समरूप आकृतियां। लेकिन इन्होंने पूछा है कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं, तो एक तो हमने दे दिया। अब एक एग्जाम्पल हम और दे देते हैं। तो यहाँ पे ये इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं या ए नाम दे देते हैं, ठीक है। अब एक उदाहरण और देना है समरूपता का ही, तो हम दे सकते हैं एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज, या एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त। तो मान लेते हैं कि एक बड़ा वृत्त मैंने बना दिया, ये देखो, और यहाँ पे एक छोटा वृत्त बना दिया। तो ये भी कैसे हैं? समरूप हैं। तो ये समरूप आकृतियां हैं। अब इन्होंने पूछा कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, तो वो भी बना देते हैं दूसरे पॉइंट में। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, तो सबसे पहले तो हम एक वर्ग बना लेते हैं, और अगर हम छोटा वर्ग बना देंगे तो वो तो समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम जानबूझ के गोला बना देते हैं या फिर वृत्त बना देते हैं। ये देखो, तो ये अलग अलग आकृतियां हैं, तो ये समरूप कभी नहीं हो सकती। ये अलग अलग आकृतियां हैं, तो ये समरूप नहीं होंगी। इसके अलावा ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और हम एग्जाम्पल दे देते हैं, आप खुद सोचिए और क्या हो सकता है। जैसे मैंने त्रिभुज बना दिया, ये देखो त्रिभुज बना दिया। अब यहाँ पे हम ये वृत्त भी बना सकते हैं, ये दोनों भी समरूप नहीं है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना देंगे, तो वो भी दोनों समरूप नहीं होंगे, क्योंकि ये दूसरा त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भिन्न भिन्न आकृतियां हैं। आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से अपने नोट्स में, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो मैथ और साइंस के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।